सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको 2 वीडियो देखने पड़ेंगे। इसके लिए अगला प्रश्न जो है वो छठा प्रश्न आगे रहा है। छठे प्रश्न पे आप बात करते हैं, सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है, अब ये चुनना है अपने को कौन सा सत्य कथन नहीं है, यानी गलत चुनना है। पहला है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो ये गुड एनफ एन मैन टेस्ट है। फिर कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, तो ये बात सही है। फिर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ये घन रक्षण परीक्षण है, पास अलांग टेस्ट है, ये भी सही है। फिर प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत पियाजे ब्रूनर स्टेनबर्ग लियोनी जेनसन देते हैं, ये भी बात सही है। फिर अगला आता है द्विखंड सिद्धांत, गैने और थर्स्टन देते हैं, यही बात गलत है। द्विखंड सिद्धांत जो है वह गिलफोर्ड देता है, और गैने जो है यह जो है रॉबर्ट गैने, पूरा नाम इसका है रॉबर्ट गैने, यह आधुनिक अनुदेशन का जनक कहलाता है। रॉबर्ट गैने जो है आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत का जनक कहलाता है। और थर्स्टन जो है वह समूह तत्व सिद्धांत देता है। थर्स्टन जो है समूह तत्व का सिद्धांत देता है। तो इस तरह से द्विखंड सिद्धांत, यही वाला ऑप्शन गलत है, और यही हमारा जो भी गलत है, यानी सत्य कथन नहीं है। यानी सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो डी सत्य कथन नहीं है, और यही हमारा जो है डी सत्य कथन नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो इसका आपको चुनाव करना है। अगला प्रश्न है असत्य कथन। अगला है असत्य कथन न मानकर चुनाव कीजिए, यानी असत्य कथन को नहीं मानना है, असत्य कथन को न मानना है, यानी अपने को क्या मानना है, सत्य मानना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला है चॉम्स्की, सामाजिक बुद्धि सिद्धांत देता है, नहीं ये गलत है, सामाजिक बुद्धि सिद्धांत नहीं देता चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है भाषा सिद्धांत अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत देता है, यानी भाषा सिद्धांत देता है जो अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित होता है। बेंडूरा क्या भाषा सिद्धांत देता है, नहीं ये गलत है। बेंडूरा जो है सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत देता है, तो यहाँ पर चॉम्स्की भाषा सिद्धांत देता है और बेंडूरा सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत देता है, तो ये गलत हो गया। फिर आती है बात स्किनर जेनरेटिव ग्रामर शब्द देता है, नहीं स्किनर जो है ये भी गलत है। स्किनर अनुबंधन का सिद्धांत देता है और एसआर के बीच अंतर बताता है, एसआर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के संबंध को बताता है। तो स्किनर जो है अनुबंधन का सिद्धांत देता है, जनरेटिव ग्रामर नहीं देता। जनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत जो है चॉम्स्की देता है। जनरेटिव ग्रामर वो होता है कि वाक्य का निर्माण जिस नियम से करते हैं अपन, उसको जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। ठीक है, अगली बात है भाषा साधन। भाषा साधन क्या इमिटेशन, प्ले, कहानी सुनकर प्रश्नोत्तर से आती है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। तो हमको असत्य कथन को नहीं मानना है, तो ये 3 जो कथ्य असत्य कथन इनको नहीं मानना है और सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इस पर डी इज राइट आंसर, इसका डी राइट आंसर है। तो इसी तरह अगला प्रश्न आता है दोस्तों, क्या 8वां, सत्य कथन का चुनाव नहीं करिए, यानी सत्य कथन का चुनाव नहीं करना है, तो हमको असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला है पूर्वाग्रह, सच्चाई से लेना देना, तो नहीं, इसका सच्चाई से लेना देना नहीं होता है, यही गलत है। दूसरा अभिवृत्ति विशेष से संबंध होता है, सही है। मनोवृत्ति संज्ञानात्मक भावात्मक व्यवहारात्मक संगठक है, ये भी सही है। पूर्वाग्रह समूह निहित होता है, ये भी सही है। तो पूर्वाग्रह का सच्चाई से लेना देना नहीं होता है, यही असत्य कथन है और यही हमारा सही उत्तर होगा 8वें का। फिर अगला बात अपन करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 9वां प्रश्न। तो वो 9वां प्रश्न है अपना, क्या किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण नहीं किया, तो किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण नहीं किया, तो गुड एनफ और जोलोटा करता है, सही बात है। कैटल और बीने भी करते हैं, सही बात है। टर्मैन और बीने करते हैं, ये भी सही है। किलपैट्रिक और मारिया नहीं, ये दोनों बुद्धि परीक्षण नहीं करते। किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि देता है और मारिया मांटेसरी विधि देती हैं, तो यही गलत है। तो डी इज इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर डी है। तो डी उत्तर का हमको चयन करना है। अगला प्रश्न है रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, यानी रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। मौखिक परीक्षा यह रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, तो उपयोगी नहीं है, तो इसके लिए रचनात्मक आकलन के लिए मौखिक परीक्षा उपयोगी होती है, सही है। छोटी कक्षा के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। फिर सत्य परीक्षा यही रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह अधिगम की प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करती है। फिर दूसरा है, अगला है प्रश्नोत्तरी और खेल विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, ये बात ठीक है। फिर अगला है दत्त कार्य। दत्त कार्य मतलब होता है कुशल कार्य, जिसमें बच्चा जो है कुशल हो, यह अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना उत्पन्न करती है। इसको असाइनमेंट वर्क के रूप में भी अपन देखते हैं, तो इसका सही उत्तर भी नहीं है। तो अपने को यही को चुनाव करना है कि रचनात्मक आकलन के लिए कौन उपकरण नहीं है, तो सत्य परीक्षा इसके लिए उपकरण के रूप में नहीं होती है। तो आपको इसका सही उत्तर मिल गया बी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अधिगम
में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यकता है? तो इसमें जो है ग्रेड व अंकों के लिए होता है, नहीं, ये मूल्यांकन के लिए होता है। जांच परीक्षण के लिए मूल्यांकन उपयोगी है। प्रेरणा के लिए, यही इसका सही उत्तर है। तो अधिगम में आकलन जो होता है वह प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। पृथक्करण यानी अलग अलग करना और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, यह वास्तविक स्थिति को जानने के लिए बालक जब अपनी वास्तविक स्थिति को जान लिए उसके आधार के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, यानी कौन सा एक जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, रचनात्मक होते हैं, सही है। अवलोकन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी सही होता है। बी परियोजना, किलपैट्रिक देता है इसको, ये भी इसके लिए रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी होता है। फिर अगला विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना, ये तो मूल्यांकन का आधार है, यही रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर है, डी इज राइट आंसर। आपको जो नहीं है वही आपको पूछा जा रहा है, तो वही आपको बताना है। अगला प्रश्न है 13वां, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय, यानी किसके सिवाय जो है सफल समावेशन होता है? पहला है पृथक्करण, पृथक्करण यानी अलग अलग कर दिया जाए, तो इसी की आवश्यकता नहीं होती सफल समावेशन में। अभिभावकों की भागीदारी होती है, क्षमता संवर्धन ये भी होता है, संवेदनशील बनना ये भी होता है। तो दोस्तों देखो, समावेशी शिक्षा जो है वह असमर्थ बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। अब समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक होते हैं, एक सामान्य बालक भी होता है और असमर्थ बालक भी होता है, तो आपको इसको समझना है। अगला प्रश्न है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे हर परीक्षा में लगभग प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जब बालक 9 × 4 = 36 यानी 9 चौको 36 की जगह 63 लिख दे तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आते हैं अफेसिया, यानी एक दोष है। तो अफेसिया सुनी हुई बात को ग्रहण करने में कठिनाई अगर है, सुनी हुई बात को अगर ग्रहण करने में कठिनाई होती है तो उसको अफेसिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया, वाक्यों को पढ़ने में दोष, यानी लिखा कुछ और है और आप पढ़ रहे हो कुछ और, जैसे एम लिखा है तो लोग यम पढ़ते हैं, वी को भी पढ़ते हैं, वैकेंसी को वैकेंसी बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में दोष। हाइपरलेक्सिया, शब्द और वाक्य को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो उसको हाइपरलेक्सिया कहते हैं। फिर डिस्ग्राफिया क्या होता है? त्रुटिपूर्ण लिखना तथा उनका त्रुटिपूर्ण उच्चारण करना, यानी गलत लिखना और गलत उच्चारण करना ही क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया कहलाता है। डिसकैलकुलिया, यह गणितीय गणना पर आधारित त्रुटि है, तो इसका फॉर्मूला भी है आपको कैलकुलेट करना यानी कैलकुलिया। तो 9 × 4 = 36 की जगह वो क्या लिख देता है? 63 लिख देता है। तो यहाँ पर यही इसी दोष है बालक में, कौन सा? डिसकैलकुलिया का। पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर यह आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जैसे चित्र द्वारा, किसी कार्य द्वारा, किसी कार्यपत्र के द्वारा इसका जब अपन आकलन करते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर आकलन का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। यह प्रश्न अभी आया है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगली प्रश्न की बात आते हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बालक किसका संयोजन है? तो इसमें आते हैं अध्यापक के दृष्टिकोण से, तो उस बालक में उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए, उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए। ये पहला ही ऑप्शन इसका सही संयोजन है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसका आपका क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा सीखने का क्षेत्र है, यानी अधिगम करने का कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए, एक बालक जो है स्वयं के अनुभव से सीखता है और उसे ही दूसरों के साथ बांटता है। जैसे बालक डरना स्वयं से सीखता है। अगर बालक बिल्ली के सामने बैठा है और बिल्ली मान लीजिए कि आराम से बैठी है, बालक उस पर अपने हाथ फेर रहा है तो बिल्ली कुछ नहीं करती, तो बालक बिल्ली से नहीं डरेगा। अगर मान लीजिए कि बिल्ली गुस्से में है, भूखी है और उसे कुछ मिल नहीं रहा, बैठी है, बालक उसे छूने गया और उसने पंजा लगा दिया, अब वह बालक बिल्ली से डर जाएगा और जीवन भर बिल्ली से डरता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको जानना है। बालक स्वयं के अनुभव से सीखता है और उसे ही दूसरों के साथ बांटता है। ये मनोविज्ञान का सबसे बड़ा नियम है, आप इस चीज़ को जान लीजिएगा। जैसे बालक डरना स्वयं से सीखता है, तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? ये कौन सा सीखने का क्षेत्र है, इस पर बात करते हैं अपन। तो आइए इस पर बात करते हैं। पहला है व्यावसायिक, हाँ ये सीखने का क्षेत्र है। अनुभाविक, नहीं ये सीखने का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, सीखने का क्षेत्र, बालक अनुभव के द्वारा अपनी बातों को करता है। तो सीखने के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत में 3 प्रकार के नियम देता है, तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये चीज़ें आपको जाननी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
थॉर्नडाइक का सिद्धांत का पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये हमेशा प्रश्न बन जाता है और इसको क्रम से भी करने को आता है। तो आपको ध्यान में रखना है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कि इसका जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत का पहला नियम क्या है, तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो इस क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सत्य कथन को पहचानिए, यानी कौन सा सत्य कथन है। तो पहला है अन्वेषण विधि यानी खोज विधि, यह प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दी तो स्वयं के सीखने के लिए दी, तो यही सही उत्तर है कि अन्वेषण विधि प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दी यानी खोज विधि ने दी, स्वयं करके सीखने पर बल देती है। दूसरी है परियोजना विधि, परियोजना विधि किलपैट्रिक देता है, मारिया नहीं देती हैं, ये गलत है। मॉन्टेसरी विधि मारिया देती हैं, तो 3 से 7 वर्ष की आयु के बालकों में ये उपयोगी के लिए बात करती हैं, तो डॉक्टर मारिया देती हैं। ध्यान अधिन्यास विधि, ये पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इसको अधिन्यास विधि के रूप में अगर अपन आते हैं असाइनमेंट के रूप में लेकर चलते हैं। फिर एक बात आता है एफ फ्रोबेल, ये नहीं देता है। एफ फ्रोबेल जो है ये बालोद्यान विधि देता है और किंडरगार्टन विधि के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ए इज राइट आंसर, यानी सत्य कथन ए है, बाकी कोई सत्य कथन नहीं है। अगला प्रश्न है 18वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा प्रश्न इसमें आता है निगमनात्मक तर्कणा के में शामिल है, यानी कौन सा निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो निगमनात्मक विधि में जो आता है सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र को सहारा लिया जाता है और इसका जो जन्मदाता है वो प्लेटो है। फिर अगला है विशिष्ट से सामान्य, यह आगमनात्मक विधि का फार्मूला है और आगमनात्मक विधि का जो जनक है वो अरस्तु, याद रखिएगा, अ से आगमनात्मक, अ से अरस्तु, ठीक है। तो ये इस फार्मूले से याद रखिएगा। और दूसरा निगमनात्मक यानी प्लेटो, बस अगर इसमें कन्फ्यूजन होती है तो इस कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। तीसरा है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, यह अनुभव से तर्क की ओर के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। फिर है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः परक खोज संबंधी पद्धतियाँ, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चीज़ों की ओर ले जाता है। देखिए बालक अपनी समस्याओं की खोज खुद करता है और जिसके लिए वह निरीक्षण करता है, तुलना करता है, प्रयोग करता है, प्रदर्शन करता है, सामान्यकरण करता है और उसी का प्रमाणीकरण भी करता है। तो ये आपको जानना है। तो इस चीज़ में अज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने में इस बात का सहारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है 19वां कथन, यानी असत्य कथन है, यह असत्य कथन बताना है। तो सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत ये उसूल देता है, बिल्कुल सही है। ये इसमें 4 प्रकार से सीखने को बताता है कि पहला बोलता है रट कर सीखना, अर्थपूर्ण तरीके से सीखना, अधिग्रहण करके सीखना, फिर अन्वेषण करके सीखना। तो ये 4 प्रकार देता है उसूल का, सही है। प्रेक्षणात्मक सीखना सिद्धांत बेंडूरा देता है, ये भी सही है। सीखने का संज्ञानात्मक साधनात्मक सिद्धांत यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत है स्किनर का, ये भी सही है, बिल्कुल इसका अलग नाम है। सीखने का साधनात्मक सिद्धांत, इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत बोलते हैं, स्किनर देता है, बिल्कुल सही है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कोहलर देता है, नहीं ये गलत है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स देता है और कोहलर जो है वह सूज का सिद्धांत देता है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका डी असत्य है, यही गलत है, तो यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला अपन 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है। तो आपको कौन सा घटक है ये इस पर बल देना है, किस पर देता है, प्रकृति पर देता है, नहीं, सामाजिक अधिगम ये नहीं है। पोषण पर बल देता है, बिल्कुल पोषण पर बल देता है। अनुकूलन पर भी नहीं देता, पाठ संशोधन पर भी नहीं देता। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वह पोषण पर बल देता है, ये आपको जानना है और इस तरह इसका सही उत्तर है बी पोषण। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो मैंने इस पर पीछे भी ये भी चर्चा की है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे भी देता है, सही है। वाइगोत्स्की भी देता है, सही है। ब्रूनर भी देता है, सही है। तो उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सही सभी, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है इसमें संवेग का सिद्धांत नहीं है। अब अपने को बताना है कि संवेग का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। तो संवेग के कुछ सिद्धांत होते हैं। संवेग के देखिए 2-3 सिद्धांत हैं, वो चीज़ सिद्धांतों को मैं आपको बताता हूँ। संवेग के जो कौन से सिद्धांत हैं, तो संवेग का जो सिद्धांत है वह स्केक्टर सिंगर सिद्धांत है, लिंडसेन संकीर्ण सिद्धांत है, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है। तो ये जो है संवेग के तीनों सिद्धांत हैं। पर इसमें आते हैं कि सूचना संसाधन का सिद्धांत नहीं, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये संवेग का सिद्धांत नहीं है। जेम्स लांजे का सिद्धांत, तो हाँ ये सही है, संवेग का सिद्धांत है। कैनन वार्ड का सिद्धांत, ये भी संवेग का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, ये भी संवेग का सिद्धांत है। पर सूचना संसाधन का सिद्धांत ये नहीं है, ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इस तरह से जेम्स लांजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन का सिद्धांत, कैनन वार्ड का सिद्धांत, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत, लिंडसेन संकीर्ण सिद्धांत, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, ये सब जो है संवेग के सिद्धांत हैं, ये आपको जानना है।
तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन वुडवर्थ का है, इस वुडवर्थ इसका सही उत्तर है। संवेग को अभी अपन जानते हैं, संवेग में क्या क्या आते हैं, जैसे डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, अनुराग, हर्ष, उल्लास, ये सब इत्यादि जो है ये संवेग हैं जो हमारे पास जन्म लेते हैं सहसा अवस्था में ही। जन्म में ही सबसे पहले बालक में क्रोध रूपी संवेग जन्म लेता है और 3 वर्ष की आयु तक ये सारे संवेग पूरे हो जाते हैं, है ना। तो इसमें जो है पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देता है, यह जीव वैज्ञानिक था, मूल्य था। फिर वैलेंटाइन आता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान पर जो है विकास पर काम करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास पर करता है। रास भी एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, तो इसको आगे इस तरह से पढ़ते हुए अपन चलेंगे। अगला प्रश्न आपका जो है वह है अधिगमकर्ता। या अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, अधिगम मतलब होता है सीखना। तो कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी बालक को सबसे अधिक फ्रीडम कहाँ से मिलती है? तो संरचनावाद निर्माण पर बल देता है, क्रियाशीलतावाद या बनाई हुई क्रिया करने पर बल देता है, यानी जो चीज़ पहले से बनी हुई है उसी पर आगे क्रिया करने पर बल देता है। व्यवहारवाद का प्रतिपादन जे बी वाटसन करता है 1913 में, ठीक है, ये चीज़ों को व्यवहार में उपयोगी करने के लिए बनाता है। सृजनशीलतावाद, हाँ, यहाँ क्रिएटिविटी होती है, यही सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सबसे अधिक स्वतंत्रता, सबसे अधिक की बात कर रहा है, यानी कौन अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो सृजनशीलतावाद सबसे अधिक चीज़ों को बात करता है, जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें पियाजे का एक कथन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी दुनिया कैसी है वो अपनी समझ से बात करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पियाजे की, ये आपको जाननी है और पढ़नी भी है, ठीक है। तो पियाजे इस तरह से बात करता है। अगले प्रश्न पे अपन आते हैं जो 25वां प्रश्न है, और ये सही प्रश्न है, आपको लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस 25वें प्रश्न में है क्या? सही उत्तर का चुनाव कूट की सहायता से करिए। सही उत्तर का चुनाव जो है अपने को कूट की सहायता से करना है। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है, मिलान करना है। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल देता है, सही है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड देता है, सही है। अंतर्नाद का सिद्धांत हल देता है, सही है। प्रोत्साहन का सिद्धांत कोफमैन और बोल्स देता है, सही है। शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन देता है, तो सही है। तो अपने को मिलाना है, ए का पहला देखिए मिल रहा है, बी का दूसरा मिल रहा है, सी का तीसरा मिल रहा है, डी का चौथा मिल रहा है, ई का पांचवां मिल रहा है। तो ये पहले ऑप्शन यानी ए ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह आपके ये सारे सिद्धांत आपको याद भी करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आ जाते हैं सीधे सीधे। अगली बात अपन करते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम अध्ययन किया था। तो व्यक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम 26वां प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो व्यक्तिक विभिन्नता पर सर्वप्रथम अध्ययन गाल्टन ने किया था। इसमें एक विद्वान का नाम है ऑलपोर्ट। तो ऑलपोर्ट जो है व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में क्या परिभाषा देता है, वो बताता है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर पूर्ण मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये प्रश्न परिचय ये जो है परिभाषा लिखकर पूछ देता है किसकी है, तो आपको बताना है ये परिभाषा ऑलपोर्ट की है। स्किनर क्या बोलता है? व्यक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। तो आपको ये भी जानना है यहाँ पर। जेम्स ड्रेवर क्या कहता है इसके संदर्भ में? कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो ये 3 परिभाषाएं हैं ऑलपोर्ट, स्किनर और जेम्स ड्रेवर की। और व्यक्तिक विभिन्नता पर सबसे पहले कार्य करता है कौन? उसका नाम है गाल्टर। तो इसका सही उत्तर होगा गाल्टर। अगला प्रश्न है 27वां। गार्डनर के अनुसार क्या है? वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। गार्डनर की ये परिभाषा है। तो क्या हो सकता है? तो वह अंतः व्यक्तिक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है अंतः व्यक्तिक। वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, यानी आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान कौन सा कारक देता है व्यक्ति के? तो वह अंतः व्यक्तिक। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है 28वां। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत का प्रणेता था। तो अधिगम का प्राथमिक सिद्धांत का प्रणेता कौन था? तो उसका प्रणेता जो है थॉर्नडाइक था। इसका प्रणेता थॉर्नडाइक था। तो अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमफेज जो है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत देता है।
बी ऑप्शन थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक पुस्तक लिखता है टॉक टू द टीचर, ये पुस्तक का नाम भी पूछ दे देता है। तो 1923 में यह किताब लिखता है टॉक टू द टीचर, और यह अपना बहुतत्वों का सिद्धांत भी देता है, और इसके सिद्धांत के बारे में गार्डनर और मर्फी भी बताता है। और वो बताता है कि एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ निश्चित संबंध होता है, और इसमें एक थर्स्टन आता है। तो थर्स्टन जो है समूह तत्व का सिद्धांत देता है। कौन से विद्वान कौन से सिद्धांत दिए हैं, इसको मैंने जो है आपको एक कोटेशन के द्वारा भी समझा रखा है। वो कोटेशन अगले वीडियोस में है, आप उसको देखने का प्रयास करिएगा। वह जो है एक सूत्र के सहारे याद है, और आपको एक बार सुनने में ही वो सारे के सारे विद्वानों का सिद्धांत बुद्धि का याद हो जाएगा। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 29वां, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण 1963 में किसने किया? तो 1963 में इसका निर्माण जलोटा ने किया था। इसमें पहला है हल। हल जो है प्रबलन सिद्धांत देता है। फिर कूट और कोफकर जो है वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देते हैं। जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण 1963 में किया। C.H. राइस यह भारत में पहला व्यक्ति है जिसने बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया था 1922 में। तो ये हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल पर काम करता है C.H. राइस। तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का यह कार्य करता है 1922 में। अगला आपका तीसवां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और तीसवां प्रश्न जैसे इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक W. जेम्स कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको याद रखिएगा। इसमें डेकार्टे है, यह आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, फिर अब इस पे बात करते हैं बीने व साइमन। तो बीने ने एक तत्व सिद्धांत दिया बुद्धि से संबंधित, और इसके 4 आधार बताए: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इस आधार पर काम करता है। साइमन जो है इसने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया। कैटल ये तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान बुद्धि परीक्षण देता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रखे और इसका एक्सप्लेनेशन किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका ये सारे प्रश्न जो है आप एक बार ज़रूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं आप अगर चाहते हैं तो 9839445099 नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे व्हाट्सएप पे ये जो है PDF में ये पेपर ले सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ताकि मैं आपको लिए आगे बहुत सारी चीज़ें भेज सकूं। तो दोस्तों इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।